गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे लगता है आप लोगों ने थर्ड चैप्टर तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया। ये सर हमने लास्ट क्लास के अंदर सारा कंप्लीट कर लिया। बेटे अभी थर्ड चैप्टर की वर्कशीट मैं बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है सर। तो आज है 2 मई 2020। जी सर। बेटे आज हम लोग अपनी थर्ड बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है सर। हम आज अकाउंटिंग रेशियोज स्टार्ट करेंगे। बेटे देखो, अकाउंटिंग रेशो क्या होती है, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि बेटा रेशो क्या होती है। बेटे पहले तो हम सिर्फ रेशो की बात करें। सर ये तो हमने एट्थ क्लास में भी कभी पढ़ा, रेशो एंड प्रपोर्शन, वहां भी रेशो के बारे में पढ़कर आए। बेटे ऐसे ही कुछ आप समझ लें। बेटे रेशो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है या रिलेशनशिप होता है। किन्हीं भी दो इंटरडिपेंडेंट, जो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो, अलग अलग, या रिलेटेड आइटम्स। बेटे किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन को, उनके रिलेशनशिप को रेशो कहा जाता है, कि साहब वो रेशो होती है। लेकिन सर हमारे चैप्टर का नाम तो है अकाउंटिंग रेशो, और आप तो हमें कह रहे हो कि दो वेरिएबल्स के बीच में, चाहे वो रिलेटेड हो या वो इंटरडिपेंडेंट हो, उनके बीच में अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन को रेशो कहा जाता है। आप तो हमें रेशो बता रहे हो। सर चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशो। तो बेटे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम लोग अगर अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से रेशो को कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से बेटे अगर हम लोग अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से रेशो को कैलकुलेट करते हैं, अगर हम लोग रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से, तो बेटे उसको कहा जाता है अकाउंटिंग रेशोज। वो अकाउंटिंग रेशोज होती हैं। ओके सर। तो बेटा देखो, रेशियोज व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाएंगी। हाँ बेटे, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलने वाली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके बेटे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेंगी, अगर हम उनका यूज करके रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं, बेटे हम रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये रही रेशोस। अगर हम रेशोस को कैलकुलेट कर लेते हैं तो बेटे उनको कहा जाता है अकाउंटिंग रेशोस। सर वो हमारे लिए कहलाती हैं अकाउंटिंग रेशोस, और यही हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है सर, हमें ये वाली बात समझ में आ गई। धन्यवाद बेटे, आपको यहाँ तक समझ में आया, बहुत अच्छी बात। बेटे उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में क्या वर्ड लिखा है। सर नेक्स्ट लाइन में लिखा है अकाउंटिंग रेशो में बी एक्सप्रेस्ड, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। बेटा किन्हीं भी दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में अर्थमेटिकल रिलेशनशिप को बना देना, अर्थमेटिकल रिलेशनशिप को स्टेब्लिश कर देना या उसमें एक्सप्रेस कर देना, हमारे लिए कहलाती है अकाउंटिंग रेशोस। तो सर अगर वन मार्कर में पूछा जाएगा अकाउंटिंग रेशो क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं। हाँ बेटा, तभी तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अकाउंटिंग रेशो में बी एक्सप्रेस्ड एज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। बेटा किन्हीं भी दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में अगर हम लोग अर्थमेटिकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर देते हैं, उनके बीच में रिलेशन को हम अर्थमेटिकली एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उसको अकाउंटिंग रेशो कहा जाता है। सर जैसे फॉर एग्जांपल बेटे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये हमारी बैलेंस शीट है। बेटे बैलेंस शीट में यहाँ पे करंट एसेट्स हैं और बेटे यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज हैं। अगर बेटा मैं किसी भी तरीके से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, बेटे मैं अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज इन दोनों के बीच में बेटे कोई अर्थमेटिकल रिलेशनशिप
में इनको एक्सप्रेस कर दूं, इनके बीच में कोई हम अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको एक्सप्रेस कर दें, तो बेटे ये हमारे लिए कहलाएगी अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है सर। सर क्योंकि ये भी एक अकाउंटिंग वेरिएबल है, करंट एसेट्स, सर करंट लाइबिलिटीज भी एक अकाउंटिंग वेरिएबल है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में किसी रिलेशन को, अर्थमेटिकल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर लें, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटे? वो आपके लिए कहलाता है अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है सर। बेटे मैं यहाँ पर 2 मिनट का विराम ले रहा हूँ। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपत्ति है, तो आप प्लीज मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। नहीं सर, हम लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, आपकी बात मानते हुए मैं आगे चलता हूँ। बेटे ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड कॉन्सेप्ट है। जब आप बुक में देखेंगे ना, तो सेकंड कॉन्सेप्ट आपका ये हो, वहां पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ रेशो, कि बेटे आप रेशो को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बेटे हमारे पास ना रेशो को एक्सप्रेस करने के 4 तरीके हैं। आपकी टोटल रेशो 4 तरीके से एक्सप्रेस होगी पूरे चैप्टर के अंदर। बेटा एक है प्योर रेशो, एक है प्योर रेशो। इन दिस फॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स इज एक्सप्रेस इन रेशो। यहाँ पर दो टर्म्स को हम रेशो की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेशो इस तरीके से आ जाएंगी, 2:1, 3:1, 1.5:1, इस तरीके से रेशो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है सर। बेटे सेकंड है हमारे पास परसेंटेज रेशो। मतलब सर यहाँ पर जो रेशो का आंसर आएगा, यहाँ पर परसेंटेज में आंसर आएगा। हाँ बेटे आप सही समझ रहे हैं, यहाँ पर आंसर परसेंटेज में आएगा। ठीक है सर, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे परसेंटेज लगा होगा। हाँ सर, जैसे बेटा 20%, 30%। ठीक है सर। बेटे उसके बाद थर्ड फॉर्म जो एक्सप्रेशन की है वो टाइम्स में है। यहाँ पर आंसर ऐसे आएगा, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है सर। और बेटे लास्ट एक्सप्रेशन है रेशियो की फ्रैक्शन की फॉर्म। यहाँ फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा। ओके सर, जैसे कि 3/4, या मैं कह सकता हूँ 0.75, 0.25, इस तरीके से। तो सर आप हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमसे एग्जाम में कभी कोई पूछ ले कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है रेशो का, जो रेशो का एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में हो सकता है, रेशो हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, बेटा आंसर निकालेंगे तो उसकी कोई ना कोई तो एक्सप्रेशन फॉर्म होगी ना। तो बेटे हमारे पास 4 तरीके की एक्सप्रेशन फॉर्म है। एक है बेटा प्योर रेशो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 3:1 वाला। एक है परसेंटेज, एक है बेटा टाइम्स, और एक है बेटा फ्रैक्शन। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे। जी सर, एग्जाम्पल आपने सामने लिखे। ठीक है सर। ठीक है बेटे। हाँ सर, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। जहाँ पर हम अकाउंटिंग रेशियोज की टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटे जब हम लोग टाइप्स की बात कर रहे हैं, जब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं: लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो।
बच्चे कह रहे हैं कि सर हम पहले इसको लिख लें। हाँ बेटे, आप लोग लिख लो, मैं यहाँ पर 1 मिनट का पॉज लेता हूँ। बच्चे आप लोगों ने लिखा? हाँ सर, हमने लिख लिया है। ठीक है बेटे। बेटे पहली फॉर्म है, टाइप है लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो, या हम उसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। और नेक्स्ट है बेटे हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सर लिक्विडिटी रेशियो हमें क्या बताती है? बेटे ये रेशियो ना हमें शो करती है द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज की एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है सर। तो बेटे लिक्विडिटी रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो इसलिए कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे एंटरप्राइज की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने की कितनी एबिलिटी है, वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कितना जल्दी पूरा करते हैं। ठीक है सर। बेटे इसके अगेंस्ट जो सॉल्वेंसी रेशियो होती है ना, शो द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अच्छा सर, सॉल्वेंसी रेशियो हमें ये बताती है कि हम एंटरप्राइज की, किसी भी एंटरप्राइज की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करने की क्या एबिलिटी है, वो कितनी जल्दी इसको पूरा करते हैं। हाँ बेटा। सर फिर एक्टिविटी रेशियोज हमें क्या बताती हैं? बेटे ये हमें ये बताती हैं कि हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज, कंपनी जो है अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उसको कितना अच्छा यूज कर रही है। इट शोज हाउ efficiently a company is using its resources। ठीक है सर। तो सर फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेटे तो सिंपल सी बात है, ये कंपनी की प्रॉफिट्स को बताती है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म कैन बी मेजर्ड बाय इट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी
profitability of a firm can be measured by its profitability ratios। अच्छा सर, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हमें मेजर करनी है तो हम क्या करते हैं बेटे, हम क्या करते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालते हैं। बेटे दो तरह के प्रॉफिट्स आप 11th में पढ़कर आए हो है ना, तो मैं अभी आपके साथ वो डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट पढ़कर आए थे। जी सर, हम पढ़कर आए थे, ये तो हमें अच्छे से याद है। एक आप बेटे नेट प्रॉफिट पढ़कर आए थे। हाँ सर। तो बेटे अगर मैं इन दोनों के बेसिस पर बोलूँ ना, तो एक होती है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और एक होती है बेटे नेट प्रॉफिट रेशियो। एक होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक होती है नेट प्रॉफिट। सर इसके अलावा भी होती है? हाँ बेटा होती हैं, वो हम एक सही समय आने पर चर्चा करेंगे। तो सर जितना जितना आप हमें बता रहे हैं हम सिर्फ उतना उतना लर्न कर लें, उतना उतना लिख लें। हाँ बेटा, आपके लिए उतना ही काफी है, आप उतना ही लर्न कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है रेशियो एनालिसिस के एडवांटेजेस। जी सर, नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। ठीक है सर। बेटे आप मेरी बात को अब ध्यान से सुनेंगे। रेशियो एनालिसिस के जो एडवांटेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जब चर्चा करूंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अकाउंट्स के एडवांटेजेस वाली बातें समझ में आएंगी। पहले एडवांटेज, accounting ratios are useful for understanding the financial position of an enterprise। बेटे जब हम लोग अकाउंटिंग रेशियोज निकाल लेते हैं ना, तो किसी भी एंटरप्राइज के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। किसी भी एंटरप्राइज के लिए, किसी भी पार्टीज के लिए, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो किसी भी एंटरप्राइज की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको अंडरस्टैंड करने में। बेटे हमें ना सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं होगी, हम सिर्फ उसके अकाउंटिंग रेशियो को एनालाइज कर लें, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अगर हम सिर्फ उसकी अकाउंटिंग रेशियोज को अंडरस्टैंड करें तो अकाउंटिंग रेशियोज हमें इस बात का आंसर दे देंगी कि किसी भी एंटरप्राइज के लिए, किसी भी एंटरप्राइज के लिए उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। ठीक है सर। बेटा सेकंड पॉइंट, अकाउंटिंग रेशियो सिंप्लीफाई कर देता है। सर किस बात को सिंप्लीफाई कर देता है? बेटे वो अकाउंटिंग डेटा को सिंप्लीफाई कर देता है टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। उसको समझने के लिए हम 10-10 पेज की, 5-5 पेज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते रहें, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते रहें, तो उससे अच्छा अगर हम अपनी अकाउंटिंग रेशियोज को देखें जो उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर बनाई गई हैं, तो बेटे वो किसी भी अकाउंटिंग डेटा को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है सर। बेटे अकाउंटिंग रेशियोज आर यूजफुल, वो यूजफुल होता है किस बात के लिए? फॉर असेसिंग द फाइनेंशियल हेल्थ, किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को देखने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि वो पिछले कुछ सालों में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। क्या वो पिछले कुछ सालों से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, या वो पिछले कुछ सालों से मार्केट के अंदर अपनी गुडविल को रेस कर रहे हैं, या उनकी गुडविल डिक्रीज हो रही है, या उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, उनके यहाँ पर लेबर की टर्नओवर क्या चल रही है। तो बेटे बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम अकाउंटिंग रेशियोज की हेल्प से हम यूज कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस को देखने के लिए। बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो, अकाउंटिंग रेशियोज आर हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग। बेटे अगर मैनेजमेंट कोई भी फ्यूचर के लिए कोई बिजनेस प्लानिंग कर रहा है, अगर मैनेजमेंट बिजनेस के लिए कोई भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, या वो आगे वाले फ्यूचर को फोरकास्ट करना चाहता है, तो बेटे अकाउंटिंग रेशियो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होती हैं। मैनेजमेंट जो होता है इन अकाउंटिंग रेशियोज की हेल्प से प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं। इन अकाउंटिंग रेशियोज को देखकर आगे आने वाले
बिजनेस के लिए प्लान करते हैं, फ्यूचर को प्लान करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं इन अकाउंटिंग रेशियोज के ट्रेंड के बेसिस पर। बेटे उसको कहा जाता है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है सर। तो सर हम ये 5 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स जो आपने बताए हम ये पढ़ लें। हाँ बेटे आप अभी ये 4 पॉइंट्स पढ़ लें और आपको नोट्स के अंदर 3-4 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। ठीक है सर, लेकिन मेन बेटे ये 4 पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। बेटे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। सर यहाँ पे हम रेशियो एनालिसिस की बुराइयां करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस है। बेटे सबसे पहली लिमिटेशन तो आप सबसे लास्ट से शुरू करो। अकाउंटिंग रेशियोज मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। बेटे अगर आपने विंडो ड्रेसिंग कर रखी है, अकाउंट को मैनिपुलेट कर रखा है अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अगर आपने अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट किया हुआ है, तो बेटे आपके पास जो अकाउंटिंग रेशियोज निकल कर आएंगी, उनका जो रिजल्ट निकल कर आएगा बेटे वो तो गलत निकल कर आएगा। आपने अगर विंडो ड्रेसिंग करी, आपने स्टॉक के बैलेंस को चेंज कर दिया, कैश के बैलेंस को चेंज कर दिया, रिजर्व के बैलेंस को चेंज कर दिया, तो बेटे उन बेसिस पर, उसके आधार पर निकाली गई अकाउंटिंग रेशियोज के आंसर भी गलत आएंगे। ठीक है सर। बेटे अकाउंटिंग रेशियो भी प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। आपकी एसेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आ रही हैं आपकी बुक्स में, अब उनके प्राइस जितने मर्जी चेंज हो चुके, मार्केट में जितना मर्जी फ्लक्चुएशन आ चुका, अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर चेंज नहीं हो सकता, तो बेटे अकाउंटिंग रेशियोज तो चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो उसी के आधार पर बनाई गई हैं। तो बेटे अकाउंटिंग वेरिएबल्स के अंदर प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर नहीं किया जाता है। बेटे अकाउंटिंग रेशियोज भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं। ये तो अकाउंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन थी कि हम लोग क्वालिटेटिव फैक्टर्स को क्या करते हैं, हम लोग क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं। हाँ सर, ये आपने हमें बताई थी। बेटे हम किसी भी क्वालिटेटिव फैक्टर को अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि अकाउंट्स तो डील ही क्वांटिटेटिव टर्म्स में करता है। कोई मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉयज लेट आ रहा है, एक एम्प्लॉयज है जो हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो हम उसकी इस क्वालिटी को कैसे दिखा सकते हैं। तो बेटे हम इग्नोर करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को। ठीक है सर। बेटे accounting ratios are calculated from the financial statements, so the reliability of ratios and its analysis is depend upon financial information। ये सर वो तो डिपेंड करेगी उसकी करेक्टनेस पर, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। आप तो सही कह रहे हैं बेटे, वो डिपेंड ही उस किसके ऊपर करेगी, डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर हम इसको पूरा लिख लेते हैं, डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटे अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही करेक्ट नहीं हुई, अगर वही इनकरेक्ट है, मैंने वहाँ गलतियाँ कर रखी हैं, एरर्स कर रखी हैं, तो बेटे अगर वो एरर वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो मेरी अकाउंटिंग रेशियोज भी एरर में ही निकलेगी, वो भी सही नहीं निकल पाएगी। हाँ सर, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। तो बेटे ये हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस आ गए। हाँ सर आ गई। तो बेटे आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग के 3 पेजेस में थ्योरी दी गई थी, मैंने आज वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली, और आप लोग इसको नोटबुक में लिख लें, इसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि बेटे नेक्स्ट क्लास से मैं अकाउंटिंग रेशो के प्रैक्टिकल को शुरू कर दूंगा। बेटे हम लोग नेक्स्ट क्लास से अकाउंटिंग रेशो के प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट कर देंगे। तो आज आप लोगों का काम क्या है बेटे, आज पूरी क्लास इसको नोट करेगी। चैप्टर नंबर 4 को जैसे मैंने लिखा है आप इसको नोट करेंगे बेटे, आप इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। अगर बेटा कोई डाउट आपके मन में आता है, कोई संशय आपके मन में आती है, तो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास के अंदर पूछ लेंगे। आप मेरे को बेटे मैसेज कर दें, मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, और क्लास स्टार्ट करने से पहले दूंगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, और हम लोग ऐसे ही स्पीड से धीरे धीरे चलेंगे। बेटे अभी मैं 4 क्लासेस अकाउंटिंग रेशो पे लूंगा, और उसके बाद मैं आपके साथ एक चैप्टर शुरू करूंगा पार्टनरशिप के अंदर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कराने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और बेटे इसको डिस्कस करने के बाद मैं फिर आपके साथ टॉपिक करूंगा अपनी इस बुक का,
कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 1 2 3 बेटे, अगर जुलाई में हमारे एग्जाम होते हैं तो ये थर्ड बुक आपके साथ आएगी, और पार्टनरशिप के अंदर जितने चैप्टर मैं करा चुका हूँ वो आएंगे बेटा। तो इसलिए आप साथ साथ पढ़ते रहें। ये थर्ड बुक है, प्लस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और आगे जो चैप्टर्स हम लोग कर लेंगे वो सब आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है? ठीक। ओके सर, धन्यवाद।